नमस्कार, मैं अर्चना तिवारी आप सभी का स्वागत करती हूं द राजधर्म पर। 22 तारीख को 5.5 साल के प्यारे से रामलला अपने मंदिर में प्रतिष्ठित हो गए, प्राण प्रतिष्ठा हो गई। और यहाँ पर आपने देखा होगा कि सोशल मीडिया पे न्यूज़ में काफ़ी सारी प्रतिक्रियाएं भी आई 22 तारीख के फंक्शन के बाद। सबसे बड़ी प्रतिक्रिया तो मुझे ये आई कि पाकिस्तान ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और उसमें लंबा जो है एक चिट्ठा निकाला जिसमें बोला कि भाई भारत के जो मुसलमान हैं वो खतरे में हैं। तो मैंने ये सोचा कि जो भारत के मुसलमान हैं उनसे ही थोड़ी बातचीत की जाए। तो ये जो आपको यहाँ मेरे बगल में बैठे हुए, मेरे बगल में विराजमान आपको दिख रहे हैं, ये चीफ इमाम हैं और ये 22 तारीख को प्राण प्रतिष्ठा के फंक्शन में भी गए थे। तो सबसे पहले तो मैं इनसे ये पूछूंगी कि वहाँ जाकर के आपको कैसा अनुभव हुआ, फिर उसके बाद मैं आऊँगी इस मुद्दे पर क्या सच में आप लोग हाशिए पर नजर आते हैं, क्या सच में आप लोगों को भारत में रहने में खतरा महसूस होता है। इमाम साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है राजधर्म पर। सबसे पहले मैं ये सवाल पूछूंगी, कैसा लगा आपको 22 तारीख को प्राण प्रतिष्ठा में जाकर? आप ये सोचते हैं कि बहुत अच्छा लगा जी। और दरअसल ये वहाँ मेरा जाना और पूरे देश के अंदर एक संदेश, पैगाम मोहब्बत। जी। मैं पैगाम मोहब्बत देने के लिए वहाँ गया था। मुझे निमंत्रण मिला राम जन्मभूमि ट्रस्ट की तरफ से कि एज ए चीफ इमाम आप आइए। तो मैं वहाँ गया। मैंने मेरे मन के अंदर ये भाव कि हम सब भारत में रहते हैं जी। और कहीं ना कहीं जो कोई दूरियां हैं वो ख़त्म होनी चाहिए, नफ़रतें ख़त्म होनी चाहिए। तो मोहब्बत का पैगाम लेके गया था। अच्छा लगा। वहाँ के तमाम सारे लोगों ने, तमाम सारे संतों ने बहुत अच्छे से स्वागत किया और सब लोगों ने बहुत ही खुशी का इजहार किया। खुशी का इजहार किया। आपने कहा कि आपको मतलब बहुत अच्छा लगा वहाँ पर, एक पॉजिटिव वाइब, मतलब अगर मोटा मोटा तौर पे देखें तो आपको वैसा महसूस हुआ। लेकिन मैं काफ़ी सारे ऐसे पत्रकारों को सुन रही थी जो इस बात को कह रहे हैं कि ऐसा माहौल कर दिया गया, वो मुस्लिम पत्रकार हैं, वो इस बात को कह रही थी कि देश में अब ऐसा माहौल कर दिया गया है कि मुस्लिम समाज को खास करके डराने धमकाने का पूरा प्रयास हो रहा है। तो एक बात बताइए इमाम साहब, आप जब मंदिर के अंदर गए होंगे तो मंदिर के प्रांगण में तो हर जगह भगवा 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 नजर आ रहा होगा, संतों ने भगवा वस्त्र पहना होगा, तो क्या आपको उस भगवा वस्त्र से डर नहीं लग रहा था? जैसा कि मुझे कुछ लोग कहते हैं कि भगवा रंग जो है वो डराने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। नहीं, भगवा रंग पहली बात तो डराने वाला रंग नहीं है। भगवा रंग तो बचाने वाला रंग है। और जहाँ तक बात यह है कि जो लोग अलग अलग अपनी राय प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं, जो जिस तरह से उनकी अपनी सोच होगी। हमें तो वहाँ जो लगा, वहाँ जो लोगों का जो जिस तरह से मोहब्बत, जिस तरह से आपस में सब ने मिलकर हमें खुशी का इजहार किया, तो मुझे तो किसी तरह का कोई भय नहीं था। मैं तो अकेला इमाम था, चीफ इमाम था, मुझे तो किसी तरह का कोई भय नहीं, बल्कि सब ने खुशी का इजहार किया, सब ने मोहब्बत से सब मिले। तो लेकिन लोगों का अपना अपना नज़रिया है, वो लोग क्या सोचते हैं, उनका जो नज़रिया वो जाने। आपको किसी ने दोयम दर्जे से नहीं देखा? किसी ने आपके साथ वैसा बिहेव नहीं किया वहाँ पर? दोयम दर्जा क्या होता है? एक ही दर्जा होता है, वो भारतीय हैं हम सब। तो भारतीय होने के नाते तो कोई ना कोई छोटा, ना कोई बड़ा, ना कोई फर्स्ट, ना कोई सेकंड। हम यही कह रहे हैं कि हमारे सबकी जातियां ज़रूर अलग हो सकती हैं, हमारे सबके पंथ ज़रूर अलग हो सकते हैं, हमारे पूजा पद्धति ज़रूर अलग हो सकती है, लेकिन हमारा जो सबसे बड़ा धर्म है वो इंसान और इंसानियत का है। पहले भारत में रहते हैं, हम सब भारतीय हैं, तो हमारे लिए राष्ट्र सर्वोपरि है। तो इसलिए हम सबको भारतीय हो जाना चाहिए। ये सब जो हो, कोई ईसाई हो रहा है, कोई मुसलमान हो रहा है, कोई सिख हो रहा है, जातियों से ऊपर उठकर हमें सबको एक भारतीय हो जाना चाहिए, तो फिर एक ही नज़र आएगा। अच्छा इमाम साहब, मैं आपसे एक और चीज़ पूछना चाहती हूँ। आप अकेले इमाम थे वहाँ पर, प्राण प्रतिष्ठा में गए थे, ठीक है। उसके बाद का क्या सीन हुआ? उसके बाद कैसी प्रतिक्रियाएं आपको, आपके ही समाज से कैसी प्रतिक्रियाएं, अगर आप बताना चाहें तो? देखिए बेटा, क्या होता है कि ये इतना आसान नहीं था और मैंने भी जो इतना बड़ा फ़ैसला लिया, ये बहुत सोच समझ के मेरे लिए बहुत बड़ा फ़ैसला था। मेरी ज़िंदगी का ये सबसे बड़ा फ़ैसला था ज़िंदगी का, कि तमाम कि मुझे जाना है और जाके फिर क्या होगा। तो मैं कोई बात नहीं, मैं व्यक्ति हूँ, मैं
समाज हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि देश मेरे लिए सर्वोपरि है। तो मैं राष्ट्र हित में गया था और ये सोच के गया था कि आपस में हम सबको मेरे जाने से एक माहौल के अंदर एक अच्छा वातावरण बनेगा, आपस में प्यार मोहब्बत बनेगा। उस नाते से मैं इस इरादे से गया था और मुझे उस इरादे में बहुत कामयाबी हुई, सभी ने बहुत इज्जत दी, सब खुश हुए। तो मुझे लगता है कि अपना अपना सोचने का नज़रिया होता है बेटा, लेकिन हमें अब ये समझना चाहिए कि हमें सबको मिलजुल के रहना है, अपने देश को आगे लेके जाना है। और ये जो नफ़रतें हैं, ये दूरियां हैं, है ना, एक दूसरे के लिए इनको दूर करना है। और ये दूर होने के लिए जब मैं उनके यहाँ जाऊँगा, वो मेरे यहाँ आएंगे, जब एक दूसरे के यहाँ आएंगे और जाएंगे तभी एक दूसरे से मोहब्बत भी होगी और नफ़रतें भी ख़त्म होंगी और मिसअंडरस्टैंडिंग्स ख़त्म होंगी। तो मेरा मानना ये है कि आना और जाना चाहिए और एक दूसरे की, और ये भारत की यही विशेषता भी है, अनेकता में एकता। और ये भारत में हमेशा से एक दूसरे के आना जाना रहता है। तो मुझे लगता है कि ये कोई अब एक होने का वक्त है, ये समय है। समाज ने इसको एक्सेप्ट किया आपका वहाँ जाना? देखिए क्या हो रहा है, कितनी आसानी से वो मुझे लगता नहीं कितनी आसानी से वो एक्सेप्ट हो जाए। मुश्किलें आई, मुश्किलें हैं और काफ़ी मुश्किलें हैं। मुझे लगता है कि कोई बात नहीं, समय आएगा, ठीक हो जाएंगी। क्योंकि उनको नहीं मालूम कि मैं ये क्या सोच कर गया था कि आने वाले समय में हमारा सबका वक्त सबका अच्छा हो, सब मिल के रहें। तो मेरा तो पैगाम में मोहब्बत है। अगर उसमें मुझे किसी तरह की कोई डर खौफ अभी नहीं है, लेकिन ठीक है, मुखालफत है बहुत ज़्यादा है, कोई बात नहीं, समय के साथ ठीक हो जाएंगे। फ़ोन्स आते हैं दिन भर और मैसेजेस आते हैं कि अब शब्द बोलते हैं जो मिजाज है, लेकिन कोई बात नहीं, हो जाएगा, ठीक हो जाएगा, आपको ये विश्वास है। अच्छा इमाम साहब, मैं आपसे एक और चीज़ पूछना चाहती हूँ। जैसे कि मैंने अपने इंट्रो में कहा था कि पाकिस्तान ने भी एक प्रेस रिलीज़ जो है निकाला, जहाँ पे खुद की मंदिरों के, मतलब वहाँ पे अल्पसंख्यकों का ये हाल है कि 22 से 2 पर आ गए, 0 पर आ गए, 0% पे 2% पे आ गए। अब वो जो है हमारे यहाँ के मस्जिदों और हमारे यहाँ के मुसलमानों की फ़िक्र जता रहे हैं, क्या कहेंगे इसमें? हंसी आती है इस बात पर कि कम से कम उन्हें अपने अंदर गिरबान झांकना चाहिए, अपने अंदर देखना चाहिए, उनके हालात क्या हैं उनको मालूम है। वहाँ के मुसलमानों को उनकी ज़रूरत नहीं है, ना उनकी सलाह की ज़रूरत है, ना उनकी नसीहत की ज़रूरत है, बल्कि यहाँ के मुसलमानों से उनको सीखने की ज़रूरत है। यहाँ के मुसलमान अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे हैं। और जहाँ तक पाकिस्तान की बात है, पाकिस्तान के हालात इतने ख़राब होते चले जा रहे हैं, तो मुझे लगता है कि अब तो पाकिस्तान को घर वापसी कर लेनी चाहिए। घर वापसी कर लेनी चाहिए, यकीनन। वहाँ की आवाम जो है इतनी परेशान हो चुकी है, उनके लोगों से, इतने लोगों से परेशान है, रोज़गार नहीं है, बिजली नहीं है, खाना नहीं है। तो उनकी आवाम चाहती है कि हम भारत में रहते थे वही अच्छा था। तो इसलिए मैंने ये बात कही है कि उनको अब घर वापसी कर लेनी चाहिए। अच्छा इमाम साहब, आप मुझे एक बात बताइए, जैसे यहाँ पर बाबरी ढांचे को लेकर के जो मुद्दा पाकिस्तान में उठाया जा रहा है, और कई सारे हमारे भारत के भी लोग हैं, वो कहते हैं कि जो कार सेवक, जो उस समय 92 के समय जिन्होंने कार सेवा की थी, उनको अपराधी मानते हैं। तो मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, क्या आप भी जो कार सेवा जिन्होंने की, जो 92 के समय में जिन्होंने ढांचा गिराया, उनको आप अपराधी मानते हैं, उनको क्रिमिनल मानते हैं आप? देखो बेटा, क्या होता है कि हमें जो गुजर गया उस पर बात अभी नहीं करने की चाहिए। हमें आज की बात करनी चाहिए, कल की बात करनी चाहिए। आज की अगर हम बात करते हैं तो मंदिर बन गया, आज की बात करते हैं तो माहौल को अच्छा करने की ज़रूरत है। आपस में अब जो है माहौल को अच्छा करने की जिम्मेदारी अब मुझे लगता है कि हम सबकी जिम्मेदारी है। अब ये माहौल अच्छा हो। अभी जिस तरह से भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की नेतृत्व में पूरी दुनिया के अंदर ना भारत बहुत तरक्की कर रहा है और भारत विश्व गुरु की ओर जा रहा है। तो हम अब आपस में लड़ना छोड़ना चाहिए, हमें आपस में नफरतें छोड़नी चाहिए। अब हमें सबको एक हो जाना चाहिए। मतलब इस क्वेश्चन को आप स्किप करना चाहेंगे कि मतलब ये जो क्वेश्चन है वो स्किप हो? नहीं, मैं किसी चीज़ को स्किप करना मकसद नहीं है, नज़रअंदाज करना मकसद नहीं है। मकसद मेरा सिर्फ बेटा ये है कि अब जो हो गया है हमें उस पर आज की बात करनी चाहिए बेटा। पिछली बार क्या हुआ, कैसे हुआ, कितने लोग शहीद हुए, कितने लोग क्या हुए, झगड़े फसाद हुए, मुल्क कितना पीछे चला गया। हमें आज अपने देश की बात करनी है बेटा। देश हमारा आगे बढ़े और आपस में जो नफ़रत के माहौल है ना बेटा, वो ख़त्म होने चाहिए। बिल्कुल।
कितना मतलब डिग्री कितना है, अगर नफरत की अगर मैं बात करूं तो कितना डिग्री जो है वो नफरत बढ़ चुकी है, आपको क्या लगता है इमाम साहब? बेटा मुझे अपने समाज के देखिए बेटा क्या है कि कितना उसका लेवल तो मैं नहीं जानता हूँ कि कितना उसका लेवल हो सकता है, उसकी नाप ना का अंदाज़ा तो मेरे पास नहीं है बेटा, लेकिन इतना ज़रूर है कि माहौल में जो आपस में जो एक दूसरे नफ़रतें हो रही हैं ना, वो जो एक दूसरे को वो नहीं होनी चाहिए बेटा, प्यार प्यार होना चाहिए। तो ये जो नफरत है वो हिंदुओं की तरफ से हो रही है या फिर बीजेपी करवा रही है, आरएसएस करवा रही है ऐसा? क्योंकि आप ही के समाज के बहुत सारे लोग इस बात को बोलते हैं कि जो बीजेपी है वो लोगों के बीच में नफरत फैला रही है, क्योंकि पहले कांग्रेस थी उस तब प्यार मोहब्बत था, लेकिन अब बीजेपी है तो नफरत फैला रही है। आप भी इस बात को मानते हैं इमाम साहब? देखिए पिछली सरकारें थी जब सोशल मीडिया नहीं हुआ करता था और लिमिटेड कम्युनिकेशन सिस्टम्स थे बेटा, पहले कितना कितना हुआ, कितने दंगे फसाद हुए सब जानते हैं, और दंगे कराने वाले दंगे ही होते हैं और वो उनका तो मकसद दंगा कराना होता है। तो मुझे लगता है कि अब जो पास्ट है उस पर बात जो हो गई है उस पर ना करके आज हम आज पे हम चलें। आज नहीं, नफरत फैलाने वाले जो लोग हैं वो देश विरोधी हैं, राष्ट्र विरोधी वो लोग हैं जो अमन इस देश का तरक्की को रोकना चाहते हैं। जो देश आज तरक्की कर रहा है ना हमारा, जिस तेज़ी से आगे बढ़ रहा है, वो उनको बर्दाश्त नहीं हो रहा। वो शक्तियां हैं, वो कौन सी शक्तियां हैं जो देश के अंदर अमन नहीं चाहती हैं, बहुत ऐसे लोग हैं। इमाम साहब एक और मैं चीज़ आपसे पूछना चाहूँगी, जैसे अभी राम मंदिर बन गया, प्राण प्रतिष्ठा हो गया, भव्य मंदिर बना, आप भी वहाँ पर गए है ना, आमंत्रित किया गया आपको, वहाँ पर आप गए, आपको बहुत अच्छा लगा, आपको लगा कि ये भाईचारे का जो है वो एक तरीके से मतलब एक पैगाम है, आपको ऐसा लगा। अगर काशी विश्वनाथ और आपका जो मथुरा में अगर फैसला आता है तो क्या लगता है, देश में स्थिति ठीक रहेगी कि बिगड़ने की आशंकाएं हैं? क्या लगता है? बेटा मैं अंतर्यामी तो हूँ नहीं, समाज में अपने रहते होंगे, अपने समाज के लोगों से बात करते होंगे, उनका आप देखते होंगे कि क्या उनके अंदर है अभी। मैं अंतर्यामी तो हूँ नहीं बेटा कि मैं कल के बारे में बता सकूं, मैं तो आज की बता सकता हूँ बेटा। हाँ। और दुआ करने का काम है मेरा, मैं तो इमाम हूँ, सबके लिए दुआ भी करता हूँ बेटा कि सब अच्छा रहें। जहाँ तक बात किसी और कल की है, कल तो कल होगा बेटा, कल क्या होगा क्या मालूम है बेटा। अच्छा इमाम साहब, आपको टेंशन होता है कि मतलब राम मंदिर फैसले के बाद हमने इतना वो देखा, आप ही जैसे कह रहे हैं कि बहुत ज़्यादा रोष है लोगों में, आपने ही अभी मुझे बताया कि नफ़रत जो है लोगों में बढ़ रही है, आपने मुझे भी कहा कि नफ़रत लोगों में आ रही है, पनप रही है, तो अगर ये दो फैसले आते हैं उसके बाद तो नफ़रत का लेवल तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। नहीं लगता आपको? नहीं, नफ़रत का माहौल की मुराद, नफ़रत से मुराद ये नहीं है, नफ़रत से मुराद ये है कि हम लोग जो है इस बात को नहीं समझ पा रहे कि हमें अपने मुल्क में रह के हमको ये पता होना चाहिए कि हम सब एक ही हैं। अभी जैसे कि आपने एक कहा कि दोयम दर्जा आपके मुंह से निकला, जबकि ये नहीं निकलना चाहिए, एक ही है बेटा, हम लोग भारतीय हैं। ये बहुत सारे लोग दूसरे लोग कहते हैं, हाँ, वो लोग ऐसा कहते हैं, मैंने बस सवाल किया आपसे। नहीं, मेरा मतलब कहने का है कि हम जब अपने अंदर ही ऐसा सोचने लगेंगे, हम एक दूसरे को ये सोचने लगेंगे कि ये है और ये है, ऐसा ठीक नहीं है। ये हम सब एक ही होने चाहिए और एक ही पैगाम देना चाहिए बेटा भारतीय होने का। अब देखिए बात मंदिर की नहीं है, बात राष्ट्र की हो रही है इस समय, और राष्ट्र की बात सबके लिए, सबके लिए बेटा, एक परिवार है बेटा, हम लोग वसुदेव कुटुंबकम की बात करते हैं, सारा एक परिवार है हमारा, तो उस पर हमें काम करना चाहिए। ये सब जो लोग लड़ाई करा रहे हैं, झगड़ा करा रहे हैं, ये देश के हित में नहीं है बेटा, राष्ट्र हित में बात करनी चाहिए। देश पर घर ही हमारा सबका, हम सब मिलके रहें, आपस में मिलजुल के रहें, यही हमें करना है। अच्छा, एक मैं सवाल पूछना चाहूँगी, इसके बाद मैं अपने मूल जो टॉपिक है उसके ऊपर आऊँगी। इमाम साहब, क्या आपको लगता है कि मुसलमानों को दरकिनार किया जा रहा है भारत के अंदर, उनको डराया धमकाया जा रहा है? कहाँ पर? भारत के अंदर। कौन कर रहा है? मैं तो नहीं सुना। आपके पास कोई खबर है क्या? आपके पास कोई खबर है कहीं की? आपके पास नहीं किया जा रहा है? नहीं, मैं वो आपसे ही पूछ रहा हूँ, आपने सवाल किया, मैंने कहा मुझे तो पता नहीं है इस बात में। कहाँ कौन डरा? ऐसा महसूस करते हैं? नहीं, कौन डरा रहा है, कौन धमका रहा है, कहाँ की बात कर रही है? पाकिस्तान की? इस भारत की बात कर रही है? भारत में सब लोग आराम से रह रहे हैं? कौन डरा रहा किसको, कौन धमका रहा किसको?
तो बहरहाल ये सब बातें मुझे तो नहीं लगती बेकार है। नहीं बेकार नहीं, कहाँ हो रही है मुझे तो बताइए ना कहाँ कि अगर आप न डराना धमकाना, किसको कौन डरा रहा है, किसको कौन धमका रहा है ये। तो मेरे ख्याल से उन लोगों को जवाब मिल गया होगा। इमाम साहब ने बहुत अच्छे तरीके से जवाब दे दिया कि कहाँ हो रहा है, क्या हो रहा है। आप मुझे थोड़ा सा जो है वीडियोस निकाल कर दिखाइए। कुछ लोग मतलब अभी आगरा में जो घटना घटी, जो संत कबीर नगर में जो घटना घटी कि मस्जिद के अंदर कुछ लोग जो है वो भगवा झंडा लेके मतलब जा रहे थे, तो इस चीज़ को लेके लोग कहते हैं कि मुसलमानों के ऊपर अत्याचार हो रहा है। नहीं देखिए क्या है कि हर समाज के अंदर अच्छे लोग ज़्यादा होते हैं, चंद लोग खराब भी होते हैं। चंद लोग खराब हैं तो उसका मतलब सारा समाज खराब होता है, ऐसा होता नहीं है बेटा। होते हैं सब खराब, सारे ही अच्छे हैं, ऐसा होता नहीं है। ठीक है, अगर कुछ लोग खराबी हैं और ख़राबी कर भी रहे हैं तो सारा समाज खराब है, ऐसा है नहीं। तो उनको सद्बुद्धि हो उसके लिए दुआ करेंगे। उसके लिए दुआ करेंगे। अच्छा इमाम साहब, आखिरी सवाल पूछूंगी आपसे। आपको लोग कहते हैं कि आप मोहन भागवत के बहुत करीबी हैं, तो इस वजह से जो है आपको वो आप कहिए तो प्राण प्रतिष्ठा में बुलाया गया, फिर उसके बाद आपको एक वेटेज मिलता है, ऐसा? मोहन भागवत के करीबी हैं। नहीं, करीबी मतलब क्या होता है? करीबी माने समझाने में, ताल्लुक़ में, रिश्ते में, किस चीज़ से? हर चीज़ में ताल्लुक़ में। नहीं, मेरा मतलब वो उनका मेरा सभी से ताल्लुक़ है, सबसे आना जाना है, उनसे भी मेरा बहुत अच्छा संबंध है। मैं बहुत अच्छा संबंध है मेरा उनसे। आपको लोग कहते हैं कि मतलब जो मुस्लिम जो लोग होंगे वो कमेंट करेंगे, मैं उन्हीं का सवाल मैं आपसे पूछूं कि चूँकि वो आपके समाज के लोग हैं, वो कहेंगे कि ये तो बीजेपी का है, इस वजह से ऐसी बात करता है। अब ठीक है उनके, अब वो जो सोचते रहे तो उसके ऊपर तो मैं कोई पाबंदी नहीं लगा सकता। सबको अधिकार है, डेमोक्रेसी है, जो जैसा सोचता है ठीक है, चलता है आपको। अगर आपको कोई बीजेपी का नहीं, अब मुझे तो अब मैं क्या कह सकता हूँ उनको कि मैं बीजेपी का हूँ या कहाँ से हूँ, क्या फ़र्क पड़ता है? ठीक है, सोच लेते हैं। बीजेपी आपको कोई एडवांटेज देती है? नहीं, मैं बीजेपी के या किसी पार्टी के लिए तो मैं काम नहीं कर रहा हूँ। मैं तो अपने देश के लिए काम करता हूँ। जो भी काम करता हूँ मैं देश हित में करता हूँ। आज तक का मेरा जो भी काम है देश हित में है, पार्टी के हित में नहीं करता हूँ। क्या बात है। तो ये थे हमारे साथ चीफ इमाम, जिनकी मैंने इतने सारे सवाल पूछे, उन सब पे इन्होंने खुल करके जवाब दिया। एक आध दो क्वेश्चन उन्होंने स्किप भी किया है। तो आशा करूँगी कि आपको ये इंटरव्यू अच्छा लगे। इसी के साथ धन्यवाद।